स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंटली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें कुछ मैं सर्टेन प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तो कूलम्ब्स लॉ तो आपको आइडिया है ही, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, तो ये जो अपना फोर्स लगता है ये हो गया Fe, ये हो गया Fe। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये जो आप Fe देख रहे हैं ये आपका मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है ना। मीडियम क्या है? डिपेंडेंट है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, लगभग इसी नेचर का फोर्स है, लेकिन वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात है कि ये Fe जो होता है ना, हमेशा ये Q1 Q2 जो है वो दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। अगर मान लो कि ये Q1 को फिक्स करते हो और Q2 को आप यहाँ लेते हो, तो ये आपका Fe इस तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका ये Q0 चार्ज है, यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, Q3 है। अब ये आप मान लो इस तरीके से इस पर फोर्सेज आएंगे, ये आपका वेक्टर F1, ये वेक्टर F2 और ये वेक्टर F3। तो ये जो तीनों का जो रिजल्ट मतलब टोटल फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम होगा। मतलब अगर आप बोले तो F नेट इज इक्वल टू क्या होने वाला है? टोटल फोर्स बताओ आप लोग। ये हो जाएगा आपको वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 और वेक्टर सम। लेकिन इसमें कुछ खास बात ध्यान देने का नीड है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्लास 11th में आपने वेव में भी आपका सुपरपोजिशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि इधर से एक वेव जाता है, एक इधर जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ से वेव क्रॉस करेगा, तो फिर फाइनली ये जो वेव है, आपको ऐसा नहीं कि ये वेव का कुछ शेप में चेंज होने वाला है। ये आपका जो वेव है आपका इधर वन इधर आ जाएगा और ये वेव इधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ का जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल के ऑसिलेशंस पर जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो वेक्टर सम होता है। ऐसा नहीं कि वेव को ऐड कर रहे हैं, वो हम लोग वेव को नहीं ऐड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी मैं कोरिलेट करता हूँ। ऑलवेज मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली 12 की फिजिक्स को जितना हो सके 11th के जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें इन्वॉल्व करके हमको अंडरस्टैंड करनी होती है, राइट। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये Q0 है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है आपका F1, अगर ये चार्ज रहें या नहीं रहें, मान लीजिए कि इसका आपका F1 पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जो F1 की जो वैल्यू है आपका Q2 रहता है तभी वही होगा और ये नहीं रहता है तब भी होगा। मतलब इंडिविजुअल फोर्सेज जो हैं वो अदर चार्ज के चलते आपका अफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये उस केस में ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है, ठीक है। और बेसिकली आपका जो मतलब इनका जो इम्पैक्ट है वो कोई अंतर नहीं पड़ता, इसके आने से कोई अंतर नहीं, वो F1 ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस पर टोटल फोर्स जो होगा, उस टोटल इम्पैक्ट होगा वो वेक्टर सम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। देखते कुछ प्रॉब्लम है आपको। जैसे कि एक्चुअली ये तो कोई नया चीज़ नहीं है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हाँ, जो फोर्स का जो नेचर है उसमें कुछ आ गया, मीडियम डिपेंडेंट है, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होता है, ठीक है ना। ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग है, बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए कि अब ये आपका कोई पेंडुलम ले लो आप, लेंथ एल ले लो, और ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें टाइम पीरियड अपना क्या होगा? T इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है, 2π√L/g। और अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज लगा दूँ और यहाँ पर प्लस Q चार्ज लगा दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर, तो अब ये बताओ मुझे कि ये टाइम पीरियड अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। तो आपको अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ये जो हमेशा फोर्स जो होता है ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होता है। आपका मैंने ये G को इस तरीके से लिया है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो अपना G तो आपका mg तो इस तरह से काम करने वाला है, लेकिन हमारा जो Fe जो होगा इसी लाइन ज्वाइनिंग के हो, क्योंकि प्लस Q और प्लस Q यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका स्ट्रिंग के अलॉन्ग आ गया। मतलब ये कोई भी अब देखिए mg का यहाँ पर कंपोनेंट मिलेगा आपको। ये देखो तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, और लेकिन इसका कोई भी कंपोनेंट जो होगा, कंपोनेंट नहीं है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में आने वाला है। तो आप मुझे अब बताओ कि यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड हो रहा है उसमें आपका ये कोलंबियन फोर्स है, उसका कोई रोल है या नहीं है। तो अपन लोग देख रहे हैं कि इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, हमेशा सस्पेंशन पॉइंट से पास कर रहा है। लेकिन ये mg हमारा जो है बिल्कुल ये वाई डायरेक्शन में हमने लिया है,
तो इसके चलते इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं। तो आई होप डैट कि आपको ये जो इसका कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपका इस केस में टी डैश इज इक्वल टू टी ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। ऑल राइट, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमने उस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया कि आपका कोलम्बियन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना। ओके, तो और ये देखिएगा, एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है, लेकिन ये हम लोग अप्रोक्स लिया हुआ है। अर्थ के नीचे में हम लोग एक्चुअली जी का तो डायरेक्शन ऐसे होता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा वर्टिकल सपोज किया है, दैट्स वाई यू आर गेटिंग द सम कॉम्पोनेंट, इजंट इट। और भी देखते हैं कुछ ऐसा, सपोज दैट कि आप ये क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए कि मैं कुछ कॉनिकल ऐसे स्ट्रिंग वाली जैसा आप समझ ले लो कि आप इस तरीके से ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, और ये डिस्टेंस मान लो आप x, ये एंगल आप θ1 ले लो, θ2 ले लो, ठीक है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि अभी चैप्टर से स्टार्ट हुए हैं, तो आपको पढ़ने में इजी होगा, ठीक है। ये मास m1 ले लो, ये m2 ले लो, ठीक है ना। ये सिंपल प्रॉब्लम्स है, हर जगह ये प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा एनालाइज करता हूँ मैं। तो इसमें अपन को ये कंपेयर करना है θ1 एंड θ2 का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे सारे, कोई भी अब ये सब एंगल कैसे डिसाइड होता है, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये एंगल का कंपेयर कर लेते हैं, रस्सी में जो टेंशन क्रिएट हुआ वो भी तो कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है ना, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये जो आपका ये हो गया m1g हो गया, ये t हो गया, ये आपका fe हो गया, ठीक है ना। fe जो होगा k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर होगा। अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये θ1 t cos θ1 और ये आपको t sin θ1, यही होगा ना सॉरी। तो अपन क्या t sin θ1 इज इक्वल टू fe एंड t cos θ1 इज इक्वल टू mg। तो इसमें अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करते हो तो tan θ1 इज इक्वल टू fe बाई मतलब ये m1 लिया है मैंने, ठीक है ना। ये मास m1 है तो ये m1g। उसी तरीके से अगर tan θ2 अगर लोगे तो fe तो दोनों के लिए कॉमन ही है, इधर भी fe लग रहा है, तो आपका fe बाई m2g, ठीक है। तो अब आप देख लो, कंपेयर कर लो θ1, तो ये तो fe और g दोनों में कॉमन है, तो m1 और m2 पर डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कि Q1 एंड Q2 इस पर तो आपका θ1 θ2 डिपेंड नहीं करने वाला है, ठीक है। मास अगर m1 और m2 बराबर होता है तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपका m1 ग्रेटर होता है m2 से, तो आप देखो जितना भारी होगा ना उतना वो चिपकाएगा, मतलब ऐसे कॉनिकल एंगल जो होगा, तो अगर ये भारी होगा तो नज़दीक में आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अगर m1 बड़ा है तो θ1 क्या होगा, लेस दैन θ2, और अगर m1 लेस दैन m2 तो आपका θ1 ग्रेटर दैन θ2, ठीक है। तो ये हो गया। और भी आप देख लो इसमें वो टेंशन वाली जो बात हो रही थी कि जो टेंशन का हम लोग कर रहे थे बात ना, कि वो टेंशन कैसे इसमें निकालना होगा, तो ऐसे मैथ से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ये कितना है, ये m1 है, इधर m2 है, ये x है, ये θ1 है, ये θ2 है, और ये fe इधर आपका m1g, इधर आपका t, ये m2g इधर t, इधर आपका fe, ठीक है ना। ये t1 और ये t2 ले सकते हैं आप, राइट। अगर मास डिफरेंट होगा तो टेंशन्स भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे क्या है कि सब चीज़ें एनालाइज करने को मिल रहा है आपको, हर चीज़ में देख लीजिए इसमें, अच्छा ठीक है, मतलब ये एनालिसिस करने के लिए स्टूडेंट्स वाइज में बेटर, गुड। तो अब ये देखिए, अगर वैसे तो मैंने वो जो निकाला था क्या बोलते हैं, अगर T1 कंपोनेंट ले अगर ये, तो T1 साइन θ1 इज इक्वल टू fe एंड T1 कॉस θ1 इज इक्वल टू mg। तो इसको मैथ से भी मैं कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर कर दे ऐसा, तो भी ये कॉमन T1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू fe स्क्वायर प्लस m1g का होल स्क्वायर। तो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट fe का होल स्क्वायर प्लस m1g का होल स्क्वायर, ये भी आ रहा है। और ऐसे देखो तो आप सिंपली आप मैथमेटिक्स से देखो, ये तो रेस्ट में है ना, तो ये आपका fe है,
तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये अंडर रूट क्या होगा, FE स्क्वायर प्लस M1G का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। तो T1 का वही रेट नेट T1 तो ही हो जाएगा। तो T1 इजकल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, FE का होल स्क्वायर प्लस M1G का होल स्क्वायर एंड FE इज नथिंग, इट इज KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये आपका इसमें टेंशन भी हम लोग निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है कूलम्ब्स लॉ पर, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ पर ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गया, आपका कॉम्परेटिव स्टडी हो गया, है ना। और भी कुछ हम देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको ये मान लो ऐसा मैं ले लेता हूँ, ग्रेविटी फ्री हॉल ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये ग्रेविटी फ्री हॉल, तो इसमें अब ये मुझे बताओ आप लोग कि जैसे कि ये आपका कुछ लेता हूँ मैं, ये प्लस Q और ये प्लस Q और मास M लेता हूँ, ठीक है ना। ये लेंथ L है, ठीक है। तो जब वो इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय इक्विलिब्रियम के केस में दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल, ठीक है ना, एंगल बिटवीन बोथ स्ट्रिंग्स, राइट, बोथ स्ट्रिंग्स, ये अपन फाइंड करना चाहते हैं। और साथ में टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी हम लोग चाहते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बोला ये कैसा है, ग्रेविटी फ्री हॉल है, राइट। ये कैसा हॉल है, ग्रेविटी, जी तो है नहीं, तो ये तो क्या होगा कि आपको ये पूरा का पूरा इस तरीके से फैल जाएगा, ये प्लस Q और ये L हो गया, राइट। तो ये अगर मैं देखूँ ये किसी एक को, तो ये FE हो गया और ये T हो गया। तो T इज इक्वल टू, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो पहला जो ये कौन सा एंगल 180 डिग्री हो गया, और T इज इक्वल टू FE हो गया। तो KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, राइट, KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंशन, और ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से आप अपने को मतलब प्रैक्टिस वाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।